चलो बच्चों ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/2 mv²। ठीक है ना। हाँ, तो आपसे कई बार क्या होगा, आप देखो इसमें एक जादू करूंगा मैं, इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और m से डिवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ऊपर हो गया m²v² और नीचे हो गया 2m। आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली m²v² किसके बराबर होता है, p² के बराबर, और mv क्या होता है, मोमेंटम। तो आप लिख दोगे p²/2m। कई बार क्या होता है, आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है मोमेंटम बताओ, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या कैलकुलेट, कर लोगे ना। हाँ, फिर परसेंटेज चेंज पूछ लिया जाएगा कि इतनी वेलोसिटी थी, अगर मोमेंटम में चेंज इतना परसेंट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा परसेंटेज में, निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 11%, बताओ हाउ मच परसेंटेज द मोमेंटम विल बी चेंज। ठीक है, कर लोगे ना, क्लियर ऑल, ओके। कर लेना ये क्वेश्चन, टपोरी टपोरी है नीट के क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब हमें ये तो बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। आपसे क्वेश्चन कर लिया गया कि सर मैंने एक प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल पे फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है ना। समझ में आया। हाँ, आपसे पूछा गया, आपसे पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल becomes half, kinetic energy of a projectile becomes half of its initial kinetic energy, of its initial kinetic energy, of its initial kinetic energy। ओके, हाँ, kinetic energy of a projectile becomes half of its initial kinetic energy at its maximum height। Then find angle of projection, find angle of projection। Then find angle of projection। मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी थी k, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k इनिशियल इज टू हाफ m u²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, k इनिशियल का बाय 2, मतलब 1/4 m u²।
तो बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखो, आपको पता है कि सर अगर हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा u cos थीटा। क्या थ्रू आउट द जर्नी इन प्रोजेक्टाइल क्या ओरिजेंटल कंपोनेंट चेंज होता है कभी वेलोसिटी का? अरे ओरिजेंटल कंपोनेंट तो उतना ही रहता है ना, ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो उतना ही रहता है। हाँ, तो यहां पे भी वही रहेगा u cos थीटा के बराबर, और यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आएगी 1/2 m u cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं vf, और ये किसके बराबर आएगी? u cos थीटा का स्क्वायर, एंड दैट इज बेसिकली हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज टू हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 m u स्क्वायर। समझ में आया? 1/2 से 1/2 कट गया, m से m कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, तो आप क्या लिखोगे? cos स्क्वायर थीटा इज टू 1/2, देन थीटा इज टू क्या आएगा? π/4। मोहित बन गया समझदार, मोहित बन गया समझदार है भाई। अब आ गया आंसर करेक्ट, 60 डिग्री अब आ गया तेरा 45 डिग्री। ठीक है, अपनी पार्टी के लोग बताओ समझ में आया? अपनी पार्टी के लोग जल्दी बताओ। नहीं, देख ध्यान से देख, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये u cos थीटा तो ये u sin थीटा होता है, और इनिशियल वेलोसिटी u। बेसिकली जितना ऊपर जाते हो तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कम होता जाता है यहां तक, और यहां पे आके वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो एक्चुअल वेलोसिटी जो होती है यहां पे आके जो v था फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाती है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो गया। तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर, और v फाइनल का स्क्वायर है वो है u cos थीटा के बराबर। तो v फाइनल है तो वो u cos थीटा हो गया, स्क्वायर कर दोगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, है ना? और गिवन क्या है? गिवन ये है कि हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो k फाइनल इज बेसिकली हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिख दोगे 1/2 m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज टू हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कितनी है यहाँ पे? u वेलोसिटी है तो ये आ जाएगा 1/2 m u स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पुट कर दी, सोल्व किया तो cos स्क्वायर थीटा इज टू 1/2, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2। अब थीटा तो पता होगा, cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है? जब थीटा π/4 होता है। समझ में आया नहीं आया? आया क्या? बच्चों आया क्या? ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो, सुमित है आया? ओके ठीक है ठीक है, पढ़ लिया मैं मैसेज। सेव कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। सेव कर लो, आगे चलते हैं। क्लियर ऑल? अब आपको पता है वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, बिल्कुल। तो अब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है।
मान लो बच्चों एक ब्लॉक था मास m का, एक ब्लॉक था मास m का और वो मास था 2 kg। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी थी 0 विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, दिस गाड़ी। और ये गाड़ी चल रही थी 2 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट। इस गाड़ी में यहां पे वही मान लो बीम खड़ा हुआ है यहां पे, तो बीम भी गाड़ी की रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा। गाड़ी की रेस्पेक्ट में तो ब्लॉक भी रेस्ट पे और बीम भी रेस्ट पे। और यहां पे खड़ी हुई है कौन, चुटकी। ठीक है ना। हाँ, तो आप ध्यान से देखना, मान लो 10 न्यूटन फोर्स, मान लो 10 न्यूटन फोर्स आपने हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर दिया 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस फ्रेम में, तो ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा। अरे करेगा या नहीं करेगा, अरे गाड़ी में मूव करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। 10 न्यूटन फोर्स आपने t इक्वल टू 0 पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। आपसे पूछा गया फाइंड काइनेटिक एनर्जी फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। नंबर 1 with respect to beam, number 2 with respect to चुटकी, with respect to चुटकी। शाबाश, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, शाबाश। कर सकते हो क्या बच्चों? पहले बताओ, क्या वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक भीम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग होगी और चुटकी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग होगी? ऑफ कोर्स होगी, है ना। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी। तो चलो बीम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं। बीम यहां पे खड़ा हुआ है, बीम गाड़ी में बैठा हुआ है ना। ओके, भीम ने देखा t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है ब्लॉक की। तो भीम ने देखा कि फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, तो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय m। तो F इक्वल टू a इक्वल टू F बाय m, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी क्या आएगी, v इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 5, टाइम कितना आ जाएगा 5, तो वेलोसिटी आ जाएगी 25। ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू बीम। समझ में आया? या मैं बोलूं विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी, विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी। गाड़ी और बीम एक ही फ्रेम में,
तो आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू बीम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बीम वो आएगी हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम की वैल्यू कितनी आएगी, एम की वैल्यू कितनी आएगी, शाबाश जल्दी बताओ, 2 kg। वी की वैल्यू कितनी आएगी, 25। स्क्वायर कर दोगे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, आ जाएगी क्या? ओके, अब चुटकी की बात करते हैं। अब देखो ये जो वेलोसिटी है ये तो ब्लॉक की भीम की रेस्पेक्ट में है, और भीम कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, जिस वेलोसिटी से गाड़ी जा रही है। अरे हाँ कि ना? तो हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू चुटकी is basically velocity of block with respect to गाड़ी plus velocity of block with respect to गाड़ी और velocity of गाड़ी। समझ में आया? यही आएगी ना, velocity of block with respect to चुटकी is basically velocity of block with respect to गाड़ी plus velocity of गाड़ी। तो हम लिखेंगे velocity of block with respect to चुटकी is basically velocity of block with respect to गाड़ी, that is 25, और velocity of गाड़ी कितनी है 2। तो चुटकी को लगेगा ये 27 से जा रहा है, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 m इंटू 27 का स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चुटकी, किसकी, ब्लॉक की। कैलकुलेट कर लोगे क्या बच्चों? बच्चों कैलकुलेट कर लोगे? कर लोगे ना? हाँ, अच्छी बात है, फिर तो कैलकुलेट कर लोगे तो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, किस किस अलग अलग फ्रेम में अलग अलग वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, आप खुद देखो ना कि 25 की वेलोसिटी से तो t = 5 सेकंड पे गाड़ी में जा रहा होगा। अब गाड़ी खुद से कितने से चल रही है, 2 से, तो ग्राउंड में बैठे आदमी को कितनी लगेगी, 25। तो एक गाड़ी की रिस्पेक्ट में 2 से गाड़ी जा रही है, तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में इसको लगेगा ब्लॉक जा रहा है 27 से। ठीक है, मेरी पार्टी समझ में आया? आया क्या? चलो आ जाओ। ओके, गुड। सेव कर लो इसको, क्लियर ऑल। ठीक है, अब आता है नया कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का। इसका पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, अगर फील्ड वाइज बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट इज बेसिकली द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन और इट्स पोजीशन। हाँ विलास, तू भी पार्टी में बता दिया अगर भाई। ठीक है, हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी फील्ड वाइज हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी possessed by a body, wait, इट इज, अगर फील्ड वाइज बोले तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन
and due to its configuration. कन्फिगरेशन होता है लगभग आप बोले तो आप बोल सकते हो सेप। तो अभी इसको फील भी दिलाऊंगा, टेंशन मत लेना, ऐसा मत सोचना कि पता नहीं क्या है, ठीक है। हाँ, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, ठीक है। हाँ, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया? आया नहीं आया? अब बोलोगे सर एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन ये क्या है? बताता हूं। तुमने देखा होगा बचपन में पढ़ा है कि एक ब्लॉक ऑफ मास m अगर जमीन पे रखा हुआ है तो तुम बोलते हो जब उसको अगर आप h हाइट पे लेके चले जाते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है mgh। पढ़ा है नहीं? पढ़ा है ना? दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। यहां पे था तब कुछ नहीं थी एनर्जी, और यहां पे क्या हो गई mgh, तो पोजीशन चेंज होने के बाद एनर्जी गेन हुई ना, तो इट इज पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? आया नहीं आया? दैट इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आगे चल के समझाएंगे तो और अच्छा भी लगेगा तुम्हें। दैट इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आगे चलें। मान लो तुमने देखा होगा ऐसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, ठीक है। तो जब इस स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दोगे ऐसे, तो इसमें क्या स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा जो इसको आउटसाइड प्रेशराइज करेगा? अरे होगा या नहीं होगा? हाँ, देखो जैसे मैं यहां पे अगर ब्लॉक को छोड़ दूं तो ये नीचे की साइड दौड़ेगा। ऐसे जब यहां पे मैं कंप्रेस करके इसको, स्प्रिंग को इतना कंप्रेस करके, इतना कंप्रेस करके छोड़ूंगा तो ये इधर एक्सटेंड होगी, एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, है ना। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन से पोटेंशियल एनर्जी आती है, और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी आती है, और चेंज इन पोजीशन से भी आती है। समझ में आ गया बच्चों? आ गया नहीं आ गया? दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी गेन की जाती है, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाओ कुछ और बातें करते हैं। अब बातें करते हैं कि सर एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है? हाँ, वाटर इन डैम, वो भी सेम बात है। तो स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है? जूल, ठीक है। यूनिट क्या है? जूल। सीजीएस यूनिट अर्ज। डायमेंशन फॉर्मूला ml/2t-2, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना इसकी एक और बात, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया क्या? ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। आएगा समझ में? आप बोलोगे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं बताता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर
कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आया? इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी होती है आपको भी पता होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक, स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स आती है ना। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग फोर्स की वजह से आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? आया क्या? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, वो है कि फॉर्मुलेटिकली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर। अब तो ये फील व्हील तो दिला दिया आपने, चीजें भी लिखवा दी, पॉइंट्स भी लिखवा दिए। तो फील व्हील की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि it is basically defined as work done by conservative force is equals to negative of change in potential energy, negative of change in potential energy। तो आप इसको लिख दोगे नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फिर आपको ये भी लिख दोगे, नेगेटिव हटाओगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। समझ में आया? तो जब आप यहां पे रखा था आपने ब्लॉक को, फिर यहां से यहां पे लेके गए थे, तो ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी mgh आई थी। उसका पॉइंट ये था कि हमने रेफरेंस पॉइंट को, जो रेफरेंस पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट है, हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का यहां पे माना था। जिस पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मानते हो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी याद रखना जीरो होती है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो जो आपने सोल्व किया था कि आप जब यहां से यहां पे लेके गए थे, ए से बी पे लेके गए थे, तो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट माना था, वो ए माना था। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। हाँ, और फाइनल पे देखते हैं। तो हमने देखा बच्चों, अगर तुम यहां से यहां तक लेके जाओगे तो mg तो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ रहा है। तो वर्क डन बाय mg क्या है, mg क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन बाय mg क्या आएगा, नेगेटिव। अरे आएगा नहीं आएगा, 180 डिग्री हो गया। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आएगा, माइनस एम जी एच इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल क्या हो गया, इनिशियल हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इट इंप्लाइज यू फाइनल क्या हो जाएगा, यू फाइनल इज बेसिकली एम जी एच। अब समझ में आया ये कैसे आया था एम जी एच, समझ में आएगा ये कैसे आया था एम जी एच। बच्चों फिर से देख लो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव मतलब mg क्या है, mg की वजह से वर्क डन। आप देखोगे कांस्टेंट फोर्स है तो आप लिखोगे mg का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कोस 180 डिग्री, तो आएगा mgh 180 का -1। तो ऐसे आया ये आंसर, कभी सोच रहे हो? समझ में आया क्या सभी को बच्चों, आया? ये फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मेरी पार्टी जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? मेरी पार्टी जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? आगे
ओके आगे बाकी सुमित कर लोगे ना? अरे ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा यू है, इसको बोलते हैं चेंज। ठीक है ना? दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। ठीक है, ये दिमाग में रख ले एक बार, बस सभी यहीं से चलेगा अब पूरा खेल ही। सेव कर लो फिर आगे चलते हैं। क्लियर ऑल? एक बार फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से देख लो। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है। ठीक है ना? ठीक है ना? दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कंजर्वेटिव फोर्स याद रखना, बेसिकली मेनली जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो दो ही होती हैं, या सॉरी तीन ही होती हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, एक इलास्टिक पोटेंशियल क्या बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स होती है, और तीसरी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप जब भी मैक्सिमम प्रॉब्लम में देखोगे तो यही प्रॉब्लम के साथ फेस करोगे, यही कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ डील करोगे, इसके अलावा कोई और जल्दी से फोर्सेस नहीं आएगी। ठीक है ना? तो इनकी वजह से जो वर्डन होता है उसका नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है जो वर्डन और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देता है हमें। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, आपको पता है, मेरे को पता है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है वो आपको पता है, जूल होती है, जूल होती है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ये। बट इसका एक प्लस पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पर नेगेटिव नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। समझ में आया नहीं आया? आएगा बच्चों? क्लियर हुआ? हाँ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो इलास्टिक स्प्रिंग की वजह से आती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक है और ये इलास्टिक है, याद रखना। क्लियर हो? सेव कर लो, आगे चलते हैं। समझ में आएगा बच्चों? अब एक वही चीज बता देता हूं कि जो एमजीएच आई थी वो कैसे आई थी, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके। जो एमजीएच आई थी वो कैसे आई थी? आपको पता है, आपने एक ब्लॉक यहां पे लिया, उसके ऊपर एमजी फोर्स नीचे लग रहा है, आप उसको एच हाइट पे लेके गए, तो आपने फोर्स तो ऊपर लगाया होगा, डजेंट मैटर। पर याद रखना, जो आप फोर्स लगाते हो उसको कंजर्वेटिव नहीं माना जाता। उसको एक्सटर्नल फोर्स में काउंट करेंगे हम। किसमें? एक्सटर्नल फोर्स में। याद रखना, ये चीजें हैं जो प्रॉपर अप्रोच करवाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। आप उसको ऊपर लेके गए तो डिस्प्लेसमेंट किधर आया? ऊपर। तो आप यहां पे लेके चले गए, एमजी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना? इनिशियल पोजीशन ये थी ए, फाइनल पोजीशन ये थी बी।
ठीक है, हाँ देख लो एक बार। तो आपने देखा कि सर मेरे को एक बात पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल ए पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं इसको यू, नेगेटिव हटाओगे तो क्या आएगा, यू ए माइनस यू बी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये तो क्या है, यू ही है, ये तो एक्सटर्नल फोर्स में आते हैं ना। कंजर्वेटिव फोर्स तो क्या है, एमजी है। तो आप ध्यान से देखोगे तो वर्क डन बाय एमजी क्या आएगा, mg का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि थीटा 180 डिग्री है याद देखो। तो हम लिख देंगे mg, d की वैल्यू क्या है h के बराबर, कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो आ जाएगा माइनस mgh। माइनस mgh, ठीक है ना। हाँ समझ में आया, ओके। तो मैं लिखूंगा माइनस mgh इज बेसिकली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी जगह पे दैट इज यूए माइनस यूबी। अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए